की जो हिस्ट्री है वो क्या रही है गोल्डन पीरियड में अपने इंडियन डिप्लोमेसी को लेकर। और जैसे ही इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद ईरान के अंदर मुस्लिम गवर्नमेंट अपने आप को स्टैब्लिश की, क्योंकि वो उसे ऑक्यूपाइड स्टेट मानने लगे थे। उससे हम इजराइल में और मिडिल ईस्ट में मेनली हम बहुत अनस्टेबिलिटी देखने को मिला था हमें। और अब तक जो मेजर पावर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं वॉर में अपने आप को इन्वॉल्व रखने की कोशिश की। एटॉमिक एनर्जी उसके पास आ जाए और यूएस आर्मी अपने इक्विपमेंट्स छोड़ के अफगानिस्तान से वापस अमेरिका गए थे। मतलब हैवी लॉस दे रहा है वो यूएसए को। ईरान तो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस बोल सकते हैं जो फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर डिप्लोमेसी के तहत ये सॉल्व हो जाएगा, अपडेट होता है। तो फिर क्या चांसेस है ये वर्ल्ड इस दुनिया को दोबारा खड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। आज हमारे साथ है मिस्टर अमन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईरान और इजराइल का जो बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत सारी चीजें देखेंगे। और इंडिया का जो पक्ष है उस चीज को भी हम देखेंगे, यूएसए का जो स्टैंड है, इजराइल का जो स्टैंड है और इस टाइम पे इस सिचुएशन पे क्या चल रहा है हम इस डिस्कशन के थ्रू जानेंगे। इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की जो हिस्ट्री है वो क्या रही है। पहले तो हम लोग इसकी हिस्ट्री में जाएंगे। ईरान और इजराइल पहले तो अच्छे एलाई थे और ईरानियन रिवॉल्यूशन 1979 से इसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। और इसके जो शाह गवर्नमेंट थे जो ईरान की जो शाह गवर्नमेंट थे इजराइल के साथ अच्छे एलाई से अपने एलाइज थे वो दोनों। जैसे ही इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद ईरान के अंदर मुस्लिम गवर्नमेंट अपने आप को स्टैब्लिश की, उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि वहां के जो गवर्नमेंट थे वो प्रो इजराइल हो गए, क्योंकि वो उसे ऑक्यूपाइड स्टेट मानने लगे थे। और वहां से हमें ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ईरान और इजराइल का। अभी की जो करंट सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच, इस सिचुएशन पे आपका क्या राय है एज अ स्टूडेंट? आप जितनी भी चीजें अभी तक आपने ऑब्जर्व किया इस सिचुएशन में और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है इस सोसाइटी पे, स्पेशली ह्यूमैनिटी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है और कितना डैमेज क्रिएट कर रहा है? जैसे कि हम लोग काफी डेकेड से देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में उन सारी कंट्रीज का खुद में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट बहुत समय तक बहुत निगेटिव, बहुत नीचे जा चुका था। और जब से वहां पे ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेस की खोज हुई तो वो एरिया में बहुत ड्रास्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला था हमें। और जैसे कि अभी एज ए प्रेजेंट सिचुएशन, जैसे इजराइल हमास के साथ जब वॉर स्टार्ट हुआ था 2023 से, तब से हम इजराइल में और मिडिल ईस्ट में मेनली हम बहुत अनस्टेबिलिटी देखने को मिला था हमें। और तब से अब तक जो मेजर पावर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं वॉर में अपने आप को इन्वॉल्व रखने की कोशिश की, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि सब कहीं ना कहीं एनर्जी से और बहुत सारी चीजें से कनेक्टेड थे। और बहुत सारी चीज में हमें ये देखने को मिलता है कि सऊदी अरेबिया, कतर और ईरान, वहीं पर से इंडिया स्पेशली 40% ऑयल उसी कंट्री से अपने इंडिया में इंपोर्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्लोबल स्केल पे इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। क्राइसिस तो आना है, लेकिन इसे हम लोग इतना भी बड़ा नहीं बोल सकते कि मतलब हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर ये बोला जाए इंडिया खुद में ही इतना स्टेबल है, इंडियन डिप्लोमेसी इतना स्ट्रांग है कि किसी और कंट्रीज के साथ, जैसे रसिया के साथ और बहुत सारी मेनली रसिया से जो ऑयल परचेस करती है इंडिया, वो कहीं ना कहीं इंडिया का जो कमी है वो पूरा कर सकता है। रसिया भी ऐसा कहा, मतलब कि रशियन गवर्नमेंट भी ऐसा कहती है कि अगर इंडिया को कभी प्रॉब्लम हो इस सबसे रिलेटेड तो रसिया जरूर आगे आएगा। जो लॉस हो रहा है, जो कहीं ना कहीं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात करें और इस सिचुएशन अभी का जो सिचुएशन है, आपको क्या लगता है कि ये और लंबा जाएगा? ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्योंकि
सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर, सॉरी, सेकेंड नॉट, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये होने के चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि आज कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि उसका कंट्री इकोनॉमिक लॉस में जाए। ये आप मानते हो नहीं? क्योंकि हाँ, ये बात तो है। हाँ। क्योंकि यदि एक कंट्री पे अटैक हो रहा है और वो दूसरे कंट्री को अटैक कर रहा है, आप देखिए मिडिल ईस्ट के जो पूरी जितनी भी कंट्रीज है उसका हाल बिल्कुल बेहाल हो चुका है। जैसे आप एज अ प्रेजेंट सिचुएशन में ये देख सकते हैं, यूएसए इन्वॉल्व है इजराइल के साथ, ईरान के साथ इन्वॉल्व तो है, लेकिन वो चाह रहा है कि नाटो इन्वॉल्व हो, लेकिन नाटो मेंबर्स भी मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस वॉर में, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में अगर पार्ट ले लेंगे तो बहुत इकोनॉमिक डैमेज होगा ग्लोबल स्केल पे, जो इस समय कोई भी कंट्री अफोर्ड करने के लिए नहीं है, कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इवन यूएसए भी। हाँ, यूएसए भी नहीं अफोर्ड कर पाएगा। इसलिए यूएसए कहीं ना कहीं एक सुपर पावर होने के नाते, जो अपने आप को सुपर पावर बोलता है, वो कहीं ना कहीं हर जगह अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, हम बोल सकते हैं, जिसके वजह से यूएसए मल्टीपल रीजन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रह चुका है, जैसे कि आप पहले भी जानते होंगे, जैसे वेनेजुएला जो लास्ट हुआ है, यूक्रेन रसिया वॉर में भी इनडायरेक्टली वो रसिया को सपोर्ट, यूक्रेन को सपोर्ट कर ही रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होना ये थोड़ा इम्पॉसिबल है इस टाइम पे। हाँ, लेकिन हो सकता है, ये मैं इसमें पूरा ये क्लीन चिट नहीं दे सकता कि नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन चांसेस अभी कम है। इजराइल वॉर है या यूएसए वर्सेस ईरान प्रॉक्सी है? इसको पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यूएसए इसमें इन्वॉल्व इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि वो कहीं ना कहीं पावर होल्ड करे मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में पावर होल्ड करने के लिए इजराइल एक पार्टनर साबित हो सकता है यूएसए के लिए, जो बहुत टाइम से रह चुका। और ईरान, इजराइल तो बस एक नाम जिसपे यूएसए खेल रहा है, ठीक है। यूएसए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व तो है, लेकिन वो सपोर्ट बोल सकते हो, वो इजराइल के साथ है, ताकि उस एरिया में अपना जो भी डोमिनेंस है वो दिखा सके, वहां पे अपना पावर मतलब पावर शो कर सके, और उस जगह को अपने अंदर में अपने मतलब गलती हो गया, हम ये कह सकते हैं यूएसए इजराइल के थ्रू मिडिल ईस्ट में अपना रुतबा बनाना चाहता है। डायरेक्टली देखा जाए तो यही है, क्योंकि उसने ईरान को ही क्यों चुना, क्योंकि और बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं वहां पे। कहीं ना कहीं एक जो टर्म सामने आ रहा था वो ये कि वहां पे जो एटॉमिक बम है, बॉम्ब, उसके बारे में शायद वो रिसर्च कर रहे थे। तो ये अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि ईरान एटॉमिक पावर बने, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पहले से ही बहुत स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबल रीजन रह चुका है बहुत समय के लिए, और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि एटॉमिक एनर्जी उसके पास आ जाए और उस रीजन को ईरान डोमिनेट करे, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो एक रीजन ये हो सकता है। जो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है अभी, वहाँ पे आप जो रिसेंटली दुबई में देखे, वहाँ पे भी हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं एक जो ईरान जब उनके ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद उनकी जो माइंडसेट है वो बिल्कुल जो मिडिल ईस्ट के प्रति है वो बिल्कुल चेंज हो गया। इसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे रिलीजन, जो रिलीजन उसको सपोर्ट, रिलीजन के नाम पे सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलीजन के नाम पे अगर सपोर्ट कर रहे हैं, वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब प्रॉफिट, जहां से प्रॉफिट, वॉर वहीं पे लड़ा जाता है जहां पे प्रॉफिट मिले, स्पेशली यूएसए इसमें। यहाँ पे धर्म का कोई बात ही नहीं है, किस रीजन को आप फॉलो करते हो, वॉर रिलीजन देख के नहीं होता, तो प्रॉफिट और लॉस, जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहां पे कोई भी, अगर आप ये देख लो कि तिब्बत फॉर एग्जाम्पल, तिब्बत एक रिपब्लिक कंट्री था, ठीक है, और चाइना उसे ऑक्यूपाई कर लिया क्योंकि उसके पास पावर था, पावर के दम पे उसे ऑक्यूपाई कर लिया। तो वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज जिसके पास पावर ज्यादा होता है वो कहीं न कहीं डोमिनेट करने की कोशिश करता ही है, और हम हिस्ट्री से देखते आ रहे हैं, हम हिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे ये पता है कि जिसके पास ज्यादा पावर हो वो कहीं न कहीं डोमिनेट करने की कोशिश करता है। जैसा अभी रसिया यूक्रेन पे कर रहा, इजराइल
मिडिल ईस्ट पे करने की कोशिश कर रहा है और यूएस के साथ, तो आप बोल सकते हो। ओके, सो इस टाइम की जो करंट सिचुएशन को हम देखें, यूएसए, इजराइल, और इन दोनों जो इजराइल है उसके साथ यूएसए आने का जो रीजन वो क्या है? वो उनके साथ क्यों साथ में कोलैबोरेट होके ये चीज कर रहे हैं? कोलैबोरेट इसलिए क्योंकि यूएसए का मिलिट्री बेस इजराइल में भी है, इजराइल के आसपास मैनी कंट्री जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें भी है। तो आपको मैं पहले बताया था कि वो सपोर्टर के रूप में, इजराइल को एक सपोर्टर के रूप में यहाँ पे खुद के क्या ईरान के मिसाइल्स आयरन डोम का मुकाबला कर सकते हैं इस टाइम पे? अगर मैं कहूँ तो नहीं, क्योंकि ईरान और इजराइल, ईरान पहले ऐसा वॉर नहीं लड़ा और इजराइल वो मल्टीपल फ्रंट्स पे वॉर लड़ चुका है और उसका डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि अभी ईरान के पास इतना हाइप है, टेक्निकल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इजराइल को टैकल कर पाए, उसके आयरन डोम को चैलेंज कर पाए। तो मैं ये नहीं मानता कि अभी वो कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ईरान है वो अपने सिर्फ और सिर्फ मिसाइल के दम पे खड़ा और ड्रोन के दम पे। उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि वो मल्टीपल डिफरेंट वेज, जैसे आप बोल सकते हो ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जिसके थ्रू वो वहाँ के ट्रेड रूट को डिस्ट्रॉय करके, ब्लॉक करके किसी शिप को पास नहीं होने देता। तो ग्लोबल इकोनॉमी तो इफेक्ट पड़ता ही उसका। तो ईरान डिफरेंट स्ट्रेटेजी से वॉर जीत सकता है, बट वो डायरेक्टली बस मिसाइल के दम पे नहीं जीत सकता, ये बोल सकते हैं। यदि हम इस वॉर की जो कोर पॉइंट है हम उसको पकड़े, तो जो मिलिट्री सिस्टम है और जो इक्विपमेंट्स हो गया या एयर डिफेंस सिस्टम हो गया या फिर मिलिट्री पावर हो गया, तो ईरान और जो इजराइल दोनों का जो मिलिट्री पावर है वो कैसा है? और यदि ये वॉर लंबा गया तो फिर क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं? पहले तो इजराइल को यूएसए का सपोर्ट है। यूएसए खुद में 900 बिलियन डॉलर्स वो खुद के डिफेंस बजट पे यूज कर रहा होता है। तो डिफरेंट कंट्रीज में पहले मिलिट्री बेस बना चुका है। और बात रही इजराइल को सपोर्ट करने की, तो चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट से हो, और इजराइल खुद में ही एक ऐसा कंट्री है जो टेक्नोलॉजिकली बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो आप ये बोल सकते हो कि जब हाईटेक वॉर होगा जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत यूज होगा, तो उसमें जो इजराइल का जो भी स्टांस होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म वॉर देखा जाए तो ईरान भी उसमें कम नहीं है, क्योंकि उसके पास मैन पावर है और बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो जिसमें वो जीत सकता है अगर लॉन्ग टर्म वॉर चले तो। और ईरान की बात करूं मैं, तो ईरान में जो माउंटेन्स है उसका कितना बड़ा फायदा है, क्योंकि यूएसए की जो आर्मी है वो वहाँ पे लैंड पे इसलिए नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं एक रीजन मैं बोल सकता हूँ गोरिल्ला वॉरफेयर जिसे हम अफगानिस्तान में देखे थे, क्योंकि इस रीजन के जितने भी लोग हैं वो गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे हम खुद के कंट्री में देखें तो हमारे हिस्ट्री में ये देखते हैं ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में ये सुनने को मिला था कि वो बहुत गोरिल्ला वॉरफेयर, जी छुप के वॉर करना। छुप के वॉर करने से क्या होता है ना कि आप किसी भी दुश्मन के सामने तुरंत प्रेजेंट होकर उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। लेकिन यही चीज अफगानिस्तान में हुआ। अब ईरान, इस चीज में भी ईरान भी स्ट्रांग है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिसमें उसके रेंजर्स छुप के रह सकते हैं। और उस टेरेन को समझने के लिए यूएस आर्मी अभी सुटेबल नहीं है कि उस टेरेन को समझ के तुरंत वॉर लड़ ले। तो मैं नहीं मानता कि यूएस अपने सोल्जर्स को वहां उतारेंगे लड़ने के लिए, पर ये नहीं हो सकता। प्रीवियसली देखे तो अफगानिस्तान में भी यही हुआ, और स्पेशली जब भी
यूएसए की जो आर्मी है वो लैंड पे आई है, तो फिर सिचुएशन उनके पक्ष में नहीं रहा। हम पहले भी 2022-2021 में देखने को मिला था कि यूएस आर्मी अपने इक्विपमेंट्स छोड़ के अफगानिस्तान से वापस अमेरिका गए थे। मतलब वो लड़ ही नहीं सकते, वो ऐसे ट्रेंड में लड़। इन केस यदि यूएसए इस वॉर में वो टोटली इंगेज हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो वॉर का जो सिचुएशन है वो कहाँ पे स्टे करेगा, और जो ईरान की जो कंडीशन है वहाँ पे कैसा रहेगा उस टाइम पे? तो अगर यूएसए फुल्ली अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो पहले तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को थ्रेटन करेगा। कोई भी शिप को वहां से पास, कोई भी जैसे ट्रेड शिप्स हो उसे पास होने नहीं देगा। और साइबर वॉरफेयर स्टार्ट हो सकती है जिसमें डोमिनेट कहीं ना कहीं यूएसए करेगा। साइबर वॉरफेयर में वो जो ईरान की तरफ से हो, ईरान को जो करना है वो ईरान करेगा। ईरान साइबर वॉरफेयर स्टार्ट कर सकता है, बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट कर सकता है कि मतलब मिलिट्री बेसिस, जो यूएस के मिलिट्री बेसिस उसको टारगेट से कर सकता है। ये सब एक हो सकते हैं। हम बात करें रशिया और चाइना इस वॉर में, तो इन दोनों का जो स्टांस है वो कहाँ पे स्टैंड करता है इस टाइम पे, और वो क्या चाहते हैं? और इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं रशिया का सपोर्ट मिल रहा है, चाइना का सपोर्ट मिल रहा है ईरान को, तो ये काफी क्लोज फ्रेंड है उनके। रशिया का रिलेशन इजराइल के साथ भी अच्छा है और ईरान के साथ भी अच्छा है। और अगर हम ये देखें कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे या नहीं, क्योंकि हम बहुत 2-4 सालों से ये देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के साथ पहले ही वॉर में मतलब इन्वॉल्व है, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगा वो, क्योंकि वो खुद बहुत लॉस में वॉर की वजह से। और अगर चाइना को देखा जाए, चाइना बहुत हद तक मतलब बहुत हद तक उसके एनर्जी सोर्सेस वो ईरान से आते हैं, ऑयल इंपोर्ट करता है ईरान से, तो वो भी नहीं चाहेगा डायरेक्टली इन्वॉल्व होना वॉर में। तो इन दोनों कंट्रीज में कोई भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। जो कहीं ना कहीं उनके जो सबसे पावरफुल कंट्रीज जो हैं, रशिया और चाइना, जो उनके साथ हैं, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली जो बड़े कंट्रीज, इनडायरेक्टली पैसे से सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे पैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मेनली चाइना पैसे सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें यूएस इन्वॉल्व है ना। तो कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर में जाके हमें ये देखने को मिल सकता है कि चाइना पैसे सपोर्ट कर सकता है ईरान को, बट वो ऐसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, क्योंकि वो खुद उसके टेंशन ताइवान के साथ हैं। और जैसे आप मान लो इंडिया पाकिस्तान, चाइना ताइवान, रशिया यूक्रेन, जिस कंट्रीज का खुद में किसी न किसी का कॉन्फ्लिक्ट है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। सो इंडिया का क्या स्टैंड है इस टाइम? इंडिया, हम ये बोलते हैं इंडिया एक गोल्डन समय में, मतलब खुद के डिप्लोमेसी की गोल्डन स्टेज में। और जो इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनका जितना भी फॉरेन पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत स्टेबल स्टेज पे लाके खड़ा कर देता है। वो अभी अगर आपने न्यूज सुना होगा तो स्टेट ऑफ हॉर्मोस में जितने भी ट्रेड रूट को ब्लॉक करने की कोशिश किया था, लेकिन इंडिया के लिए ईरान उसे फ्री कर दिया, क्योंकि ईरान ये बोला कि इंडिया इज आवर फ्रेंड, सो वी कांट ब्लॉक आवर फ्रेंड्स। तो इंडिया कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड रखता है अपना, और हर वोटिंग से वो एब्सटेन करता है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो जाता, सबसे फ्रेंडली रिलेशन है हर कंट्रीज के साथ। तो बस इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि यही चीज यूएसए भी करता है, यूएसए भी कहते हैं इंडिया को, एंड यही चीज इजराइल भी। ये देख लो, अगर आप देख रहे हो इंडिया का स्टांस, तो इंडिया का रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छा है, रशिया के साथ भी अच्छा है, और इजराइल के साथ भी अच्छा है, ईरान के साथ भी अच्छा है, और मिडिल ईस्ट में मैक्सिमम सब कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा है। तो इंडिया का अगर ये बोला जाए, इंडिया गोल्डन पीरियड में है अपने इंडियन डिप्लोमेसी को लेकर। ऐसे स्टेज में, ऐसे समय में कोई भी कंट्रीज इतनी स्टेबल नहीं रह सकती, फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया को हिट हो रहा है। जैसे एलपीजी को देख ले, मतलब जो गैस प्रॉब्लम, ऑयल सप्लाईज के प्रॉब्लम हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन उस हद तक अभी नहीं हुआ है। इंडिया के पास स्टॉक में है उतना कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो इंडिया उसके लिए पहले से तैयार कर सकता है। इस टाइम पे अरब कंट्रीज का जो साइड है वो किस साइड हो सकता है? उनका स्टैंड किस और हो सकता है? ज्यादातर चांसेस किधर है?
मेनली स्ट्रॉन्ग अरब कंट्रीज को देखा जाए तो सऊदी अरेबिया और यूएई, जिसे हम यूनाइटेड अरब एमिरेट कहते हैं, तो वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो अभी उनका रिलेशन इसराइल के साथ तो अच्छा है, और उनकी जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं ड्यू टू द रिलीजन, आप बोल सकते हो। तो इसमें मैं क्लियर आंसर तो नहीं दे सकता, क्योंकि जब पब्लिक इसमें इन्वॉल्व हो जाए, पब्लिक का ओपिनियन इन्वॉल्व हो जाए, तो इसमें हम कह नहीं सकते कि वॉर किस साइड, मतलब किस कंट्री को सपोर्ट करेगा, इसमें डायरेक्टली हम नहीं कह सकते। और एक चीज और, यदि हम देखें ईरान के कंडीशन में, तो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे जो उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उनके जो पीपल्स थे, वहाँ के पीपल्स थे, वो किस और थे? वहाँ के पीपल्स तो अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही थे, क्योंकि वो एक तरह से डिक्टेटरशिप चलता था ईरान में बहुत सारा। ईरान अगर 1979 से पहले देखा जाए तो उसमें हम ये देखने को मिलता है वहाँ बहुत फ्री, जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को फ्री अडेप्ट कर लेते थे, करते हैं, तो वैसे ईरान में भी होता था। जब से वो इस्लामिक रिपब्लिक बना, तब से बहुत सारे वहां पर ये देखने को मिला कि बहुत सारी चीजों पे उन्हें रोक दिया जाता था। उन्हें बुर्का पहनने को कहा जाता था, और वुमेन्स के लिए सब चीज सेम नहीं था। जैसे एज ए मेन जो वहां पे आप एक्वायर कर सकते हो, तो वुमेन रह के वो नहीं कर सकते। तो वहां की वुमेन स्पेशली बहुत खुश हुई थी जब उनका यूएसए ने उनका मतलब कि उन पे स्ट्राइक करके उन्हें मारा था, तो वहां की वुमेन्स खुश हुई थी। और मैंने जहां तक अभी तक देखा सिचुएशंस को, तो ऐसा नहीं लगता कि यूएसए को इस चीज में कुछ फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ के जो पब्लिक है वो दो सेक्टर में डिवाइड हो चुके हैं। एक जो उनको पसंद करते थे, और एक और जो सिंपैथी गेन हुआ उनके प्रति, खमनेई के प्रति वो, और जो लोग मानते थे वहाँ के रिलीजन को, स्पेशली जो रिलीजन को प्रमोट करते थे, वो कंट्री तो रिलीजियस बेस्ड ही है। जैसे हमें ये देखने को मिलता है ना कि यूएसए हमेशा से ये चाहता था कि अगर वो खमनेई को मारा था तो उसके बाद वहाँ के जो पब्लिक है वो फुल सपोर्ट करे यूएसए को, लेकिन वो फुल सपोर्ट नहीं आ पाया। तो जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि एक लॉस है यूएसए के लिए कि वो जो करना चाहा वो नहीं हुआ उससे। तो और कहीं ना कहीं देखा जाए उन्होंने जो सारे टर्म्स को लेके उन्होंने वो स्टार्ट किया था, खमनेई को मारा था, वो सारी चीजें अभी तक तो उनका कुछ भी पूरा नहीं हो पाया इस टाइम का। हम ये बोल सकते हैं ना कि यूएसए कहीं ना कहीं एक तरह से लॉस में भी जा रहा है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि वहाँ के जो ईरानियन ड्रोन है, वो ड्रोन कुछ मिलियन, मतलब कुछ $1,000 में, $30,000-40,000 में आते हैं वहाँ के ड्रोन्स, जो काफी $1 मिलियन के इक्विपमेंट को डैमेज पहुंचा रहा है यूएसए का। तो कहीं ना कहीं यूएसए लॉस में है, और कम बजट में भी हाई लॉस, मतलब हैवी लॉस दे रहा है वो यूएसए को। ईरान तो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस बोल सकते हैं जो ईरान के पास है, उनके लिए इकोनॉमिक कंडीशंस पे काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो यूएसए के जो पब्लिक है उनका ओपिनियन क्या दिख रहा है? ये बहुत क्या बोल सकता हूँ इसे, जो कंट्री जहाँ के लोग कभी वॉर ना देखे, कभी अपनी लाइफ में कभी वॉर ना देखे हो, तो वो कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकता। उनके ओपिनियन पे हम भरोसा कर ही नहीं सकते। अब मान लो 100 साल में जब से हम वो जापान का जो देखे थे, जापान न्यूक्लियर अटैक नहीं बोल सकते, एक अटैक किया था उनके नेवल शिप पे, बट उनके लैंड पे नहीं किया हुआ था। वो वहां के पब्लिक उस अटैक को नहीं झेले। तो आप ये बोल सकते हो कि वहां के पब्लिक के ओपिनियंस पे हम डायरेक्टली विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के लोग वॉर नहीं देखे हैं, जैसे इंडियन लोग देखे हैं, चाइना के लोग देखे हैं, रशिया के लोग देखे हैं। तो इस वॉर के सिचुएशन में जो मिडिल ईस्ट का पावर है वो कैसे अनस्टेबल हो रहा है, और ये कैसे चेंज हो रहा है, और इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अगर ईरान बैकफुट पे जाए, इनमें कुछ लॉस ज्यादा हो जाए, और ईरान इजराइल के बीच मतलब कॉन्फ्लिक्ट बहुत टाइम तक चले, और इजराइल मजबूत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो मिडिल ईस्ट के इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अपने पावर को शिफ्ट करेंगे इजराइल की तरफ। ये हमें देखने को मिलता है। और ग्लोबल इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? हाँ, ग्लोबल इकोनॉमी भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि वहाँ के ऑयल सप्लाईज कम हो जाएंगे, और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसपे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता है ग्लोबल रिसोर्स पे, मिडिल ईस्ट मेनली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है अभी। तो हाँ, वर्ल्ड के लिए, पूरे ग्लोब के लिए
ये कहीं ना कहीं बहुत इकोनॉमिक डैमेज हो सकता है इस करंट सिचुएशन में। इंडिया का जो स्टांस होगा वो कैसा रहेगा, किस और रहेगा? इंडिया का स्टांस हम पहले भी देखे हैं, जब यूक्रेन और रसिया का वॉर हुआ था उसमें भी इंडिया बहुत मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। तो इंडिया कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट देखता है, और इंडियन डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग है, नेचुरल है। उसका रिलेशन रसिया के साथ भी, और रसिया, ईरान, इजराइल, यूएसए सबके साथ अच्छा है। तो इस वॉर में हमें ये देखने को मिलता है कि इजराइल के साथ उसका डिफेंस डिफेंस रिलेशन अच्छा है। डिफेंस लेकर बहुत सारे सामान हमारे इजराइल से भी आते हैं, और एनर्जी रिसोर्स में बोला जाए तो ईरान भी हमारा एक अच्छा डिप्लोमेटिक पार्टनर है। तो इंडिया नेचुरली अच्छा डिप्लोमेसी दोनों कंट्रीज के साथ बैलेंस करके चलता है। तो इंडिया स्टेबल रहने का बहुत प्रयास करेगा और अपने इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करेगा। मतलब वो जो पहले इंडिया था वो इंडिया बिल्कुल नहीं। पहले का इंडिया थोड़ा मतलब उसके इंडियन डिप्लोमेसी में थोड़ा वो था ना कि इंडिया पहले से एक गरीब, 70 साल भी नहीं हुई थी, मतलब कि इंडिया का लगभग 78 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका है। तो इंडिया कहीं ना कहीं हर साल अपने आप को और स्ट्रॉन्ग रखने का कोशिश करता है, और धीरे धीरे इंडिया जब 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा, इंडिया उसमें बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा ग्लोबल स्टेज पे। स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करेगा, चाहे वो इकोनॉमी हो, डिफेंस हो। डिफेंस में काफी चेंजेस आए हैं पहले से, बहुत सारे चेंजेस। अभी जो हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था, वॉर नहीं बोल सकते, वो ऑपरेशन हुआ था, तो वहां से हमें पता चल रहा है कि अभी इस टाइम पे इंडिया कितने अच्छे पोजीशन पे है। तो हाँ, ये स्मॉल ऑपरेशंस एक तरह से इंडिया का आप एक्सरसाइज बोल सकते हो। इंडिया एक तरह से एक्सरसाइज कर लेता है वॉर का, कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए तो हम लड़ पाए। हमारा जितना भी चेन है, डिफेंस का चेन, वो हमेशा एक्टिवेट रहे। उनके पास न्यू स्ट्रेटेजीज उनके अंदर वो इंडक्ट करता है, इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस फोर्सेस न्यू टेक्निक्स को अपने फोर्सेस में इंडक्ट करते रहे, और सही है सब। इंडिया ऑयल पोर्ट्स है, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और स्टेट ऑफ हॉर्मोज यदि ब्लॉक हो जाए इन केस, तो फिर इंडिया के जो कंडीशंस हैं और इंडिया फिर क्या करने वाला है? और अभी तक का यदि स्टॉक देखा जाए, ऑयल स्पेशली ऑयल, एलपीजीज, उसका क्या सीन है? हम बस इंडिया नहीं बोल सकते, ये ग्लोबल क्राइसिस है कि 20% ऑफ ऑयल सप्लाई और नेचुरल रिसोर्सेज जो सप्लाई स्टेट ऑफ हॉर्मोज से होती है, वो टोटल 20% है। और इंडिया का जो एनर्जी रिसोर्स है वो टोटल 40% मिडिल ईस्ट से आती है, और वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से पास होते हुए इंडिया आता है। तो अगर ईरान ब्लॉक कर देता है स्टेट ऑफ हॉर्मोज को, तो इंडिया को बिग इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है उस रीजन पे। ये जो वॉर चल रहा है, ये फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर डिप्लोमेसी के तहत ये सॉल्व हो जाएगा? आपको क्या लगता है? पहले तो हम फुल फ्लेजेड वॉर की बात करते हैं कि ये कन्वर्ट हो सकता है फुल फ्लेजेड वॉर में या नहीं। अगर नाटो पैक्ट जो साइन है अमेरिका नाटो कंट्रीज के बीच में, थोड़ा एक्सप्लेन करिए नाटो पैक्ट। नाटो मतलब 30 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं जो नाटो के मेंबर हैं। अगर उसमें उसके लिस्ट के अंदर जो कंट्रीज, अगर कोई भी कंट्री पे अटैक होता है, अगर डायरेक्टली अटैक ईरान अमेरिका पे करता है, तो नाटो का जो पैक्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। जब तक अमेरिका के लैंड पे अटैक नहीं होता ना, तो तब तक मैं इसे वर्ल्ड वॉर डायरेक्टली नहीं कह सकता, और डायरेक्टली नाटो मेंबर्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है ये वॉर और फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। यदि वॉर और एक्सकेलेट होता है तो फिर क्या चांसेस है ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ेगा, या फिर इसके बाद वर्ल्ड इस दुनिया को दोबारा खड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। वर्ल्ड वॉर 3 के अगर ऐसे सिचुएशंस बन जाते हैं वर्ल्ड वॉर 3 के, तो बहुत मुश्किल है उस सिचुएशन से बाहर आने का, और किसी भी कंट्री के लिए। तो जो भी समझदार लीडर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, और किसी कंट्री को वो प्रोवोक भी नहीं करेगा कि वो वॉर में इन्वॉल्व होके वॉर करे। तो ये
मेरे को नहीं लगता कि चांसेस हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अभी होने वाला है। सो जो अमेरिका जो स्टैंड ले रहा है अभी जहाँ पे है वो, उसने कभी सोचा होगा कि इस पॉइंट पे आके भी खड़े होंगे? क्योंकि वो उनका 3-4 मकसद थे बस, तो 3-4 चीजें उन्होंने सोचा था। कभी कभी हम जो सोचते हैं वो हम डायरेक्टली उसे फील्ड पे उसे स्पेशली नहीं कर पाते हैं। जैसे वेनेजुएला में हुआ, हाँ, जैसे आपने वो सीन देखा, हाँ, उन्होंने कुछ मिनट्स में ही हाँ, वही सीन इनके साथ भी था शायद। इनके साथ था। वो ऐसा सोचे थे कि अगर यहाँ के भी लीडर को अगर हम मार देते हैं तो फिर कोई नया लीडर अपने हिसाब से हम बना देंगे। ऐसा नहीं है। वहाँ के जो लीडर थे वो पहले से इस चेन को बना के रखे थे कि अगर मेरे को कुछ हो भी जाता है तो ये लॉन्ग टर्म तक उसका जो गवर्नेंस लॉन्ग टर्म तक चले, तो इस चीज को पहले ही बना के गए हुए थे। तो यूएस को मतलब कि अपने स्टांस को रखने के लिए उसका मतलब कि बोल सकते हो कि वो एक तरह से बैकफुट पे ही रह गया। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व जितना हाई इंटेंसिटी से होना था उसे वो नहीं हो पाया। स्पीड ऑफ वॉर जो कहते हैं, जो उन्होंने वहां पे फॉलो किया, वो यहाँ पे नहीं हो पाया।